नमस्कार, आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। भाजपा के भीतर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ एक ऐलान कर देते हैं, 15 दिन का समय मांगते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मची हुई है। ऐसे कौन से विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर पहली बार वोटिंग कर दी? आखिर ऐसा कौन सा मामला है जिससे पार्टी के अंदर कई नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं? अभी तक तो बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते थे अमित शाह, वो खेल करते थे, लेकिन अब असली खेल कांग्रेस के चाणक्य ने कर दिया। कहां का है पूरा मामला, पूरी खबर बताऊंगा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संतोष पाठक जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। और एक बात समझ लीजिए कि राम मंदिर, भगवान राम मंदिर को दिए गए दान में चोरी, डाका, लूट करने में जिस तरह के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं, उससे पहले कहते हैं मोदी के आदमी हो, शाह के आदमी हो, भागवत के आदमी हो, चंपत राय मेरे आसपास नजर मत आना। और फिर वहां जाकर वो कहते हैं 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दोषी कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा। कल मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने हमने चर्चा की थी कि दिल्ली और लखनऊ कैसे हिल गया है और नागपुर भी कैसे हिल गया है। तो अब जो है वो गुजराती लॉबी भी पलटवार कर रही है। योगी आदित्यनाथ के करीबी आदमी को तलब कर लिया गया है और योगी आदित्यनाथ के उस करीबी आदमी की विदाई की तैयारी की जा रही है। कहा तो ये कहा गया था कि भैया नितिन नवीन के नई टीम में योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं संसदीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। लेकिन असलियत अब ये निकलकर सामने आ रही है कि जिसको दूत के तौर पर योगी ने भेजा था, जाओ दिल्ली दरबार में लिए रास्ता खाली करो, जैसे नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आने से पहले अमित शाह को भेज दिया था अपने दूत के तौर पर, जैसे नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लड़ने से दो साल पहले 14 में लड़ना था, 2012 में ही अपने एक नेता को भेज दिया था कि जाओ मेरे लिए वाराणसी की तैयारी करो। अमित शाह को कहा कि जाओ मेरे लिए दिल्ली की तैयारी करो कि ये राजनाथ, ये नितिन गडकरी, बाकी लोग खेल ना कर पाए। बहुमत की सरकार बनानी है, मुझे बहुमत का प्रधानमंत्री बनना है। ठीक उसी तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी अपने करीबी आदमी को दिल्ली भेज दिया था, दिल्ली दरबार में, कि जाओ मेरी छवि बनाओ, मेरे गुणगान करो, सबको मेरी महिमा के बारे में बताओ और फिर मेरे लिए रास्ता साफ करो, मैं आऊंगा, उस गद्दी पे मैं बैठूंगा। योगी आदित्यनाथ के उसी करीबी नेता की छुट्टी करने की तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान, गुजराती लॉबी ने। और अमित शाह के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने योगी आदित्यनाथ के उस करीबी नेता को तलब कर लिया है कि आओ जरा हिसाब किताब दो, बही खाता दिखाओ। अब भागवत साहब से मांग रहे हैं प्रियांक खड़गे, वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन योगी के करीबी नेता से वो बही खाता मांग लिया है। अरुण भाई, थोड़ा सा समय और मैं लूंगा, दर्शकों को ये बताना जरूरी है, योगी आदित्यनाथ के वो करीबी राधा मोहन दास अग्रवाल अग्रवाल साहब हैं, गोरखपुर की धरती से आते हैं। अब ये गोरखपुर की धरती से आते हैं, चूंकि योगी को लगा कि मैं भी मोदी की तरह जाऊंगा, तो बिल्कुल मोदी के स्टाइल में वो टाइम मैगजीन में खबरें छपती है, मोदी के स्टाइल में योगी योगी होता है जहां पे रैली जाते हैं, तो मोदी के स्टाइल में उन्होंने राधा मोहन दास अग्रवाल को दिल्ली भेजा। जेपी नड्डा को कहा राष्ट्रीय महासचिव बनाइए, जेपी नड्डा ने उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। कई महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी एक एक करके उनके पास रही। फिर जो है नितिन नवीन की टीम में भी आज की तारीख में, चूंकि नई टीम तो बनी नहीं है, नितिन नवीन की नई टीम में वो राष्ट्रीय महासचिव भी है और कर्नाटका के प्रभारी भी है। उसी कर्नाटका के प्रभारी है जिस कर्नाटका में पहली बार राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने मोदी और शाह के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया है। मोदी शाह के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद कोई सोच नहीं सकता था कि बीजेपी के विधायकों में बगावत हो सकती है, बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, बीजेपी के विधायक टूट सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के एक नए नवेले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वो कारनामा करके दिखा दिया। लेकिन उस कारनामे ने सिर्फ उम्मीदवार को नहीं हराया, सिर्फ एनडीए उम्मीदवार को नहीं हराया, सिर्फ बीजेपी को आईना नहीं दिखाया, मोदी शाह के एक बड़े मंसूबे को तोड़ दिया है। उससे बौखलाए हुए और योगी जिस तरह से एक के बाद एक फ्रंट फुट बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे डरे सहमे हुए मोदी और शाह की जोड़ी ने नितिन नवीन को कहा, बहाना मिल गया कर्नाटक की हार का, बुलाओ कौन कौन है कर्नाटक की हार के लिए जिम्मेदार, किस किस को जिम्मेदारी दी थी। तो उसमें सबसे ऊपर जो नाम आया वो योगी आदित्यनाथ के करीबी राधा मोहन दास अग्रवाल का आया, क्योंकि राधा मोहन दास अग्रवाल कर्नाटक के प्रभारी महासचिव है और कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रहते हुए वो महाराज जी करने में इतने बिजी रह गए, योगी योगी करने में इतनी बिजी रह गए कि वहां
बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो नितिन नवीन ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें कौन कौन से नेताओं को बुलाया गया है ये भी हम बताएंगे दर्शकों को, क्या उनका कनेक्शन है, योगी के ऐलान से कैसे गुजराती लॉबी हिली, योगी के ऐलान से अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली से लेकर नागपुर तक कैसे हिली, ये दर्शकों को जानने के लिए कल की स्टोरी देखना चाहिए। उसके बारे में विस्तार से बताकर आज की इस स्टोरी में मैं समय खराब नहीं करूंगा, कल जाकर वो डिबेट देख सकते हैं। आज ये बताऊंगा कि अब आगे क्या होगा, क्या परेशानी होने वाली है, बैठक क्यों बुलाई गई है, बैठक में क्या कुछ निकलेगा, और योगी आदित्यनाथ के अगर करीबी नेता को ही निकाल बाहर भगा दिया जाएगा कि जाओ तुम्हारे बस की नहीं है कि स्टेट में तुम क्रॉस वोटिंग नहीं रोक पाते हो, तो फिर योगी आदित्यनाथ का मंसूबा कैसे चकनाचूर होगा। और जब ये टकराएंगे, एक तरफ गुजराती लॉबी और एक तरफ योगी आदित्यनाथ, और कर्नाटक में भी दो लॉबी है, जब ये टकराएंगे तो क्या वो जो बैठक है उस बैठक में बड़े बवाल होगा, क्या बैठक में चीख चिल्लाहट होगी, क्या बैठक में आपसी लड़ाई होगी, वो गुत्थम गुत्था हाथापाई वाली नहीं, जबानी लड़ाई जो होती है, क्या उस तरह की लड़ाई होगी, ये तमाम चीजें इस खबर में एक एक करके हम बताएंगे। आपसे पहले आग्रह कि आप जरा वो खबर दर्शकों को बता दीजिए ताकि उस पर मोहर लग जाए कि इस तरह की एक बैठक बुलाई गई है। जी अरुण भाई। जी, मैं कुछ खबरें आपके सामने रखना चाहूंगा। ये एबीपी न्यूज की खबर है। इसमें लिखा है, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग से नाराज बीजेपी नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष समेत दिल्ली तलब हुए ये नेता। अब ये दूसरी खबर, ये खबर एनडीटीवी की है। कर्नाटक में विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी गंभीर, नितिन नवीन ने प्रदेश अध्यक्ष को किया तलब, बनाई जांच कमेटी, और इस पर जांच कमेटी भी बन चुकी है। और ये खबर है नव भारत टाइम्स की। इसमें साफ लिखा हुआ है, कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन नाराज, विजेंद्र येदियुरप्पा समेत कई नेता दिल्ली तलब। अब ये जो नेता दिल्ली तलब किए गए हैं, क्या ये नेता मोदी शाह ने तलब किए हैं या नितिन नवीन के जरिए तलब करवाया गया है? क्या है पूरा मामला, संतोष जी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए अरुण भाई, दिलचस्प तथ्य देखिए, अविश्वास कितना है कि जिस व्यक्ति को आपने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर कर्नाटक का प्रभारी महासचिव बना रखा है, उस व्यक्ति पे इतना भरोसा आपको नहीं है कि आप उस व्यक्ति को जांच समिति में शामिल कर सके। जांच करेगा कोई और, जांच की समिति कोई और बनी है, लेकिन जो तलब किए गए हैं उसमें योगी आदित्यनाथ के करीबी राधा मोहन दास अग्रवाल भी तलब किए गए हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब मीटिंग होगी, क्या हुआ, ये बताने से पहले जरा बता दूं कि कर्नाटक में जो क्रॉस वोटिंग हुई, उस क्रॉस वोटिंग के बाद अरुण भाई जो समिति बनाई गई, 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, उसको जांच का जिम्मा दिया गया कि भैया ये क्रॉस वोटिंग हुई कैसे, बीजेपी के विधायक टूटे कैसे, इस बात की तस्दीक करो, इसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाओ और इसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर हमारे सामने पेश करो। ये राधा मोहन दास अग्रवाल है, ये बीजेपी की टोपी जरूर लगी है, बीजेपी का पट्टा जरूर इन्होंने पहना हुआ है, लेकिन आमतौर पर सब लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के कितने करीबी हैं और योगी आदित्यनाथ इनको कितना मानते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए इन्होंने भी काफी कुछ किया है, तो इन पर भरोसा लेकिन आला कमान को नहीं है। अपनी विधायकी की सीट छोड़िए, अब योगी जी वहीं से हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया, अपनी विधायकी की सीट छोड़ी है और फिर महाराज जी ने, यानी योगी जी ने इनको भेज दिया यहाँ पर, ये महाराज जी कहते हैं उनको। तो 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, उस 3 सदस्यीय समिति में प्रदेश अध्यक्ष जो है BY विजेंद्र येदियुरप्पा के बेटे हैं, दूसरे सदस्य हैं विधान परिषद सदस्य CT रवि जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष के करीबी नेता हैं, और तीसरे हैं राज्य के उपाध्यक्ष N महेश। समिति के सदस्यों में, माफ कीजिएगा, समिति के सदस्यों में विधान परिषद सदस्य CT रवि है जो कि BL संतोष के आदमी है, 2 और सदस्य है राज्य उपाध्यक्ष N महेश और विधायक महेश तेंगनीकाई, ये 3 लोग सदस्य हैं। इनको सुपरविजन जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते BY विजेंद्र कर रहे हैं, जो कि कर्नाटक के दिग्गज नेता येदियुरप्पा के बेटे हैं, तो इनकी सहभागिता है। लेकिन जो प्रभारी हैं, जो योगी आदित्यनाथ के करीबी है, उनको इस जांच समिति में शामिल नहीं किया गया, लेकिन जो तलब किया गया है, जो बुलाया गया है, उसमें पेशी राधा मोहन दास अग्रवाल की भी होगी। तो हम और आप जानते हैं कि इस तरह से किसी नेता को पेशी के लिए बुलाया जाता है तो ये साबित करने के लिए बुलाया जाता है कि तुम नाकारा हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है,
बताइए, हम हर जगह दूसरों को तोड़ तोड़ के ला रहे हैं, यहाँ हमारे टूट के चले गए, तुमको पता नहीं लगा, काहे के प्रभारी बने बैठे हो। तो अब जो है ये बैठक 23 जून को बुलाई गई है। इन तमाम नेताओं को उस बैठक में बुलाया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, जो कि येदियुरप्पा के बेटे हैं, जिसमें सीटी रवि से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, जो कि बीएल संतोष के करीबी हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसमें पूछा जाएगा गोपाल दास अग्रवाल, जो कि योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, ये इनका नाम मैं कई बार मेरे दिमाग से उतर जाता है, राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि जी, योगी आदित्यनाथ के करीबी है, गोरखपुर की धरती से आते हैं। और इस बहाने योगी आदित्यनाथ पर एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि आपके कहने पर हमने जिसको बनाया वो इतना भी सक्षम नहीं निकला कि वो दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ना तो दूर की बात, अपनी ही पार्टी के विधायकों को तोड़वा कर बैठ गया। ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों को पूरी खबर भी जरा बता देता हूं कि हुआ क्या कि डीके शिव कुमार के सत्ता संभालने के बाद, डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नाटक में पहली बार विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। 7 सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस इसमें पूरी तरह से एकजुट रही। डीके शिव कुमार कांग्रेस के पाले को तो बचा ही गए, अपने सहयोगी दलों के विधायकों को तो बचा ही लिया, बीजेपी के विधायकों को भी तोड़ लिया। और इस चुनावी जंग में कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिले। जेडीएस कैंडिडेट क्रॉस वोटिंग के कारण हार गए, जो कि एनडीए उम्मीदवार के तौर पर थे। वोटों की गिनती से सामने आया कि कांग्रेस को कुल 151 वोट मिले, जो अनुमानित वोटों 140 से 11 वोट अधिक थे। और ये बताया जा रहा है, भैया मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि बीजेपी के 3 और जेडीएस के 6 विधायकों ने एनडीए प्रत्याशी की बजाय कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए क्रॉस वोटिंग की। कुल मिलाकर ये जो माना जा रहा है कि लगभग 11 विधायकों ने एक तरह से क्रॉस वोटिंग की है। और यही बीजेपी के लिए दिक्कत, बीजेपी के लिए समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ क्रॉस वोटिंग का नहीं है, ये सवाल उससे गहरा है। और ये कर्नाटक को लेकर जो बैठक बुलाई गई है, ये आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि एक तरफ येदियुरप्पा है जो अपने दम पर नेता बने हैं, दूसरी तरफ मोदी शाह के लाडले राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो कह रहे हैं कि 15 दिनों में सबका हिसाब होगा, दोषी कोई भी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ मोदी शाह योगी आदित्यनाथ के करीबी राधा मोहन दास अग्रवाल के जरिए योगी पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। नितिन नवीन को आदेश दिया गया, नितिन नवीन ने बैठक बुला ली, बैठक में पेशी, बैठक में तलब, बैठक में क्लास, और उस बैठक में तलब, पेशी और क्लास के बाद छुट्टी योगी आदित्यनाथ के करीबी की होनी तय है। और बड़ा हंगामा तो होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में। सीधे तौर पर कहूं तो ऑल इज नॉट वेल इन भारतीय जनता पार्टी। जी, जी, जिस तरीके से ये बीजेपी में पहली बार इस तरीके की क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, जब से नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद ये पहला मामला है कि क्रॉस वोटिंग बीजेपी विधायकों ने की है। अभी तक तो बीजेपी ये खेल विपक्षी दलों के साथ करती थी, तमाम तरीके की आप देख लिए शिवसेना के सांसदों की जो खबरें आ रही हैं, टीएमसी के सांसद, आपके सांसद, अब तो उत्तर प्रदेश से भी ओम प्रकाश राजभर ये लगातार बयान दे रहे हैं, संजय निषाद बयान दे रहे हैं कि सपा के सांसद। तो ऐसे में बीजेपी विधायकों का टूटकर जाना, विपक्षी पार्टियों को समर्थन देना, क्या इसकी चिंगारी क्या आने वाले दूसरे राज्यों में भी दिखाई देगी? देखिए रुना, इसके कई मतलब मायने हैं। सबसे पहला मतलब तो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये दिखा दिया है कि वो बीजेपी को बीजेपी की तर्ज पर ही जवाब देने के लिए तैयार है। और जिस दिन ये विपक्षी नेताओं को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, हेमंत सोरेन हो, एम के स्टालिन हो, इनको ये समझ में आ गया कि बीजेपी से उनको सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है, सिर्फ राहुल गांधी बचा सकते हैं, तो फिर इनमें से कई पार्टियां कांग्रेस में विलय के लिए तैयार हो जाएगी और कई पार्टियां बिना किसी किंतु परंतु के कांग्रेस के साथ सीट समझौते के लिए तैयार हो जाएगी। और जिस दिन ये विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो जाएंगे, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए मोदी और शाह टेंशन में है, दहशत में। जब से मोदी शाह इस केंद्र की राजनीति में आए हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद विधायक इस तरह से क्रॉस वोटिंग नहीं की है। राज्यसभा के चुनाव में ना किसी सांसद ने की और एमएलसी के चुनाव में ना किसी विधायक ने की। यहां तक कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी किसी विधायक की, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में अरुण भाई पूरे राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं और पूरे देश के विधानमंडलों के विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। उस चुनाव में भी किसी विधायक की हिम्मत नहीं हुई कि क्रॉस वोटिंग कर जाए, बल्कि उस चुनाव में भी ये दूसरे दलों में क्रॉस वोटिंग करवा लिया करते थे। यहां तक कि 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां अपोजिशन के जितने भी एमएलए हो,
उनकी एमएलसी जीतने की संभावना हो या राज्यसभा, मैं सिर्फ राज्यसभा की बात करता हूं, जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, नंबर होने के बाद भी अपोजिशन अपने उम्मीदवार को नहीं जिता पाया। अब वो अभी अपने हाल फिलहाल में झारखंड में देखा कि कैसे राष्ट्रीय प्रदेश का देख अध्यक्ष, लीजिए, मध्य हाँ, प्रदेश का देख मध्य लीजिए। प्रदेश का देख लीजिए, मध्य प्रदेश में तो नामांकन कैंसिल करवा दिया, झारखंड में तो एक तरह से क्रॉस वोटिंग करवा के जीत ली उन्होंने कांग्रेस के, जबकि वो आम आम उम्मीदवार नहीं थे। मल्लिका जी। अर्जुन खड़गे के करीबी प्रणब झा थे और उसी झारखंड की धरती से थे। वहां गुजरात से गया हुआ व्यक्ति जो है वो चुनाव जीत जाता सिर्फ 2 बार। एक तो गुजरात में जीवित रहते हुए अहमद पटेल ने हराया था 0.5 वोटों से, देर रात तक गिनती होती रही थी, और एक हरियाणा में हाल फिलहाल में जीते। बाकी अगर जहां बीजेपी की सरकार, तो समझिए वहां कि वहां तो कोई भी अपोजिशन हो अपना उम्मीदवार नहीं जिता सकता। और जहां विपक्ष के नेता रहते थे, विपक्ष इस तरह से तोड़फोड़ नहीं करता था, तो बीजेपी के सांसद एमएलसी बन ही जाते थे। पहली बार कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने बताया कि देखो तुम तोड़फोड़ करोगे तो हम भी तोड़फोड़ करेंगे, और ये तोड़फोड़ करके एक तो कर्नाटक में गठबंधन को तोड़ने का काम किया, क्योंकि एचडी देवगौड़ा की राज्यसभा सदस्यता खत्म होने के बाद, जो कि जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं अतीत में, उनको उनको दोबारा से राज्यसभा नहीं भेजा मोदी और शाह ने। बाहर से उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन कौन राज्यसभा नहीं जाना चाहता है अरुण भाई? वो दुख और दर्द तो होगा ही ना कहीं। और फिर उनका ही उम्मीदवार, आप चाहते तो बीजेपी के उम्मीदवार को लिस्ट में नीचे रखते कि हारते तो बीजेपी वाले हारते, लेकिन आपने उनके उम्मीदवार को लिस्ट में नीचे रखा, फिर क्रॉस वोटिंग हुई और वो उम्मीदवार हार गया। जनता दल सेकुलर क्या आने वाले दिनों में एनडीए गठबंधन के साथ बना रहेगा, या डीके शिव कुमार उनको तोड़ के ले जाएंगे? अब इसमें येदियुरप्पा का फैक्टर क्या होता है, देखिए बिल्कुल बीजेपी स्टाइल में डीके शिव कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो वो देवगौड़ा से भी मिलने चले गए, वो येदियुरप्पा से भी मिलने गए, और जैसे ही येदियुरप्पा के घर में उन्होंने एंट्री की तो सामने उनको मंदिर दिख गया, तुरंत वो जाके मंदिर को प्रणाम किए। तो क्या येदियुरप्पा भी भटकेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और यही बीजेपी की टेंशन है। और ये टेंशन क्यों बढ़ रही है? कर्नाटक में बीजेपी लंबे समय से 2 गुटों में बटी हुई थी। एक तरफ येदियुरप्पा जो कि ताकतवर है, उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है आज की तारीख में, येदियुरप्पा का एक जो प्रभाव है वो कम नहीं हो रहा। आपने जब येदियुरप्पा को राजनीति से हटाया, किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचा, तो ये हुआ कि येदियुरप्पा अगर नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, तो उनको एक ऑफर किया गया। उनको भारतीय जनता पार्टी की सबसे ताकतवर जो फैसला लेने वाली इकाई है, संसदीय बोर्ड का मेंबर बनाया गया, और उनके बेटे को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब जो मोदी और शाह की योजना थी कि राजनाथ को हटाए संसदीय बोर्ड से, येदियुरप्पा को हटाए संसदीय बोर्ड से, उम्र का तकाजा और इन सब हवाला देते हुए, और राजनाथ तो अड़ गए क्योंकि बीच में नीट में फंस गए, कई चीजों में फंस गए। अब राजनाथ जो है वो भागवत के लिए भी जरूरी बन गए, तो राजनाथ को वो हटा नहीं पाएंगे। येदियुरप्पा को हटाने की सोच रहे थे, कर्नाटक में ये बड़ा खेल हो गया। अब ये चाहते हुए येदियुरप्पा को नहीं हटा पा रहे, क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ जो उनके करीबी है बीएल संतोष, बीएल संतोष जो कि आज की तारीख में राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, कर्नाटक से गहरा नाता रहा है, वर्षों तक कर्नाटक में काम किया है, और यहाँ दिल्ली आने से पहले वो कर्नाटक के प्रदेश संगठन महासचिव भी थे। दिक्कत यह है कि बीएल संतोष कोई मजबूत नेता नहीं ढूंढ पाए। वो कर्नाटक की राजनीति से सीटी रवि को उठा के लेकर आए, सीधे राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। सीटे रवि येदियुरप्पा के खिलाफ न जाने क्या क्या बोलते थे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो खुद अपनी विधानसभा सीट हार गए। बताइए, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय संगठन महासचिव का लाडला, खुद राष्ट्रीय महासचिव हो, और वो विधायक का चुनाव हार जाए तो उनको एमएलसी बनाया गया। तो बीएल संतोष की टीम पर भरोसा है नहीं, येदियुरप्पा को आप किनारे लगा नहीं सकते। तो अब जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नई भाजपा की टीम तैयार करने का मंसूबा था, उस मंसूबे को भी राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने चकनाचूर कर दिया। लेकिन अब उनको लग गया कि यार मंसूबा तो टूट ही गया है, चलो इसी बहाने जरा योगी से स्कोर सेटल कर लेते हैं। क्योंकि अयोध्या में जो कुछ हुआ है, या जो कुछ हो रहा है, या जिस तरह से नृपेंद्र मिश्रा चैनल चैनल घूमकर इंटरव्यू दे रहे हैं, ये लग रहा है कि वो किसी न किसी को तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी चंपत राय पे ठीकरा फोड़ते हैं, कभी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी या ब्रांच का मैनेजर होगा, क्या वो इतना बड़ा घपला घोटाला कर सकता है? वो कह रहे हैं कि वो पूरा जो ट्रस्ट जो था वो आरएसएस की तरह काम करता था, यानी उसमें कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं कि आरएसएस इसी गड़बड़ झाले की तरह काम करता है। अब जो सोचिए वो क्या नृपेंद्र मिश्रा कहना चाह रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, हमें चंपत राय की निष्ठा पर शक नहीं है। अरे निष्ठा की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो बात लूट की और डकैती की हो रही है। आपने सब कुछ कह दिया कि भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ढंग से काम नहीं किया। आपने कहा कि ट्रस्ट में जो है वो अनुशासन का अभाव था। आपने कहा कि जितने सारे लोग जुड़े थे वो आरएसएस के बैकग्राउंड से जुड़े लोग थे, उनको ये नहीं बताया गया था उनको क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। वो सब कुछ ऐसे ही मौखिक रूप से चल रहा था, आरएसएस की तर्ज पे कामकाज चल रहा था, बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही थी।
पूरे ट्रस्ट को बदलने की जरूरत है, ट्रस्ट में एक नया सीईओ लाने की जरूरत है, कुछ अधिकारी रखने की जरूरत है। गड़बड़ी हुई है, लूट हुई है, और जो लूट और गड़बड़ी हुई है ये डकैती के समान है, और भगवान उनको माफ नहीं करेंगे। तमाम चीजें कह रहे हैं, और सीधे सीधे वो इसके तार आरएसएस से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली दरबार भी फंसेगा, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा, होता क्या है ना कि जब आपके मन में चोर होता है ना, जब आप कहीं ना कहीं आप दुविधा में फंसे होते हैं, तो आप जो बोलते हैं और आपके चेहरे पर जो दिखता है, ये जितना ज्यादा दिल्ली दरबार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही दिल्ली दरबार फंसता हुआ नजर आ रहा है। क्या मामूली ड्राइवर, क्या मामूली चंपत राय के करीबी लोग, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी, या गिनने वाले लोग, क्या ये इतने बड़ी चोरी लूट डकैती कर सकते हैं? मान लिया 3 4 5 लोग हो सकता है कि सारा काम कर रहे हो, लेकिन मुझे बताया गया कि 40 45 लोग से ज्यादा गिनने के काम में लगे रहते हैं। तो बाकी 25 30 लोग भी इसमें, बाकी 25 30 लोग भी इसमें चुप थे, या वो उनकी सहमति थी, या डर के मारे वो नहीं बोल पा रहे थे? तो डर किसका था? जब तक ये सब सच निकल कर आना बहुत जरूरी है। और इस बीच में ये तमाम जो है अपने अपने स्कोर सेटल करने में लगे हुए। कल योगी ने अयोध्या में कहा, अब खबर आ गई कि भैया योगी के करीबी को तलब कर लिया है, और इसमें भी बहुत सारी खबरें आना बाकी है। अभी तो ये बीजेपी के अंदर जो बवाल है, कहते हैं ना कि कई बार हिस्सेदारी की लड़ाई हो जाती है, और कई बार खबर अचानक सामने आ जाती है, तो फिर ये होता है कि तुमने इतना गलत किया, तुमने इतना गलत किया, तुमने इतना गलत किया, क्योंकि वसूली तो होनी है। और जितनी चोरी डकैती इन्होंने की, उसमें से कई बड़ी रकम तो ये खर्च कर चुके होंगे। किसी ने घर बना लिया होगा, किसी ने कुछ बना लिया होगा, किसी ने कुछ खरीद लिया होगा। तो ये लड़ाई इतनी आसानी से थमने वाली तो है नहीं, सीधे तौर पर आप मान लीजिए अरुण भाई। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा विस्तार से बताया। और नृपेंद्र मिश्रा तो पहले दिन से जब ये पूरा मामला जब सामने आया था, तो उनसे जब पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया था, पत्रकारों से मना करते रहे। वो तो ये कहा करते थे कि मैं तो निर्माण कार्य देखता था, मुझे ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं चंदा चढ़ावे से। लेकिन अब हर चैनल पर जाकर वो सफाई देते नजर आ रहे हैं। तो क्या ये दिल्ली के आदेश से हो रहा है? दूसरी तरफ अब मीडिया में खबरें आज से आने लगी, चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये क्या योगी खेमा की तरफ से खबरें मीडिया में आ रही हैं? तो ये जो राम मंदिर का पूरा मामला है, लखनऊ और दिल्ली के बीच फंसता हुआ आपको नजर आ रहा है पूरा? दिलचस्प बात है अरुण भाई, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि मैं तो, पहले उन्होंने कहा मैं निर्माण समिति का काम देखता हूं, तो निर्माण समिति का काम देखते हैं तो पूरे ट्रस्ट के कामकाज पर कैसे बोल रहे हैं आप? अच्छा, दूसरी बात, आप अब कैसे तो बोल रहे हैं? निर्माण अब तो निर्माण समिति में भी घपड़े का मामला सामने आ गया। हमारे करीबी मित्र हैं, उनके उस पर चलाया उन्होंने कि जो जी, मिश्रा जी हैं वो निर्माण इंजीनियर में ने चालीस खोल दिया प्रतिशत और मामला। ये सब। हाँ, और तीसरी बात, जो भी अयोध्या जाता है, मैं तो तमाम भक्तों से कहूंगा, आप जाके वहां के निर्माण कार्य, वहां की दीवारों को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। तो अभी तो वो भी खुलेगा अरुण भाई, ये सब कुछ ट्रस्ट पे डालेंगे ऐसा नहीं होगा, वो भी बिल्कुल। पोल खुलेगी। और एक बात जो हमने करीब कल और परसों जब शिव जी के साथ चर्चा हो रही थी, उसमें भी मैंने कहा था कि हो सकता है कि चंपत राय को बलि का बकरा बना दिया जाए, यानी सब कुछ चंपत राय पे फोड़ दिया जाए। तो क्या चंपत राय चुप रहेंगे? और कब तक चुप रहेंगे? इस बीच में कौन कौन से वो नेता हैं जो दिल्ली से लगातार अयोध्या जाते थे? कल अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि लखनऊ से क्यों बार बार अयोध्या जाया जाता है। ये नहीं, कुछ सवाल तो ऐसे अब भी तो उठेगा। ट्रस्ट में कुछ ऐसे भी लोग थे, जो खबरें आ रही हैं कि अयोध्या से ट्रेन से बोरे लेके जाते थे, उधर से हवाई जहाज से वापस आते थे। ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि ये मामला कोई 10 करोड़ 12 करोड़ 150 200 300 करोड़ का नहीं है। सोने बिल्कुल। चांदी भी गायब हुए हैं। ये मामला इस देश के बड़े से बड़े घोटाले से भी बड़ा हो सकता है। तो क्या सिर्फ चंपत राय इसके लिए जिम्मेदार होंगे? कतई नहीं जिम्मेदार होंगे। इसमें तमाम लोग आएंगे, और इसमें कई बड़े बड़े लोग जद में आएंगे। कई बड़े लोगों का, आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, हमारे दर्शक लिख कर रख ले, कई बड़े लोगों का चेहरा काला हो जाएगा। कई बड़े लोगों की राजनीति इस देश में हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और कई बड़े लोगों की, हालांकि जो संघ से जुड़े लोग हैं उनकी पीढ़ियां तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके वंशज हैं, बेटे पोते पोतियां सब है। आने वाली 7 8 पीढ़ियां इस कलंक के साथ जिएगी कि भगवान राम की अमानत में डाका डाला गया। ये सिर्फ राजनीति का मसला नहीं है, ये कोई अरुण मिश्रा संतोष पाठक का मसला नहीं है, ये कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह मोहन भागवत चंपत राय नृपेंद्र मिश्रा योगी आदित्यनाथ इन सब का मामला नहीं है। ये भगवान का मामला है, ये आस्था का मामला है, ये हमारे आराध्य देव का मामला है। और इसमें तो हिसाब सबको देना पड़ेगा। और जो कहते थे कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब भगवान राम ने दिखा दिया, आप ला नहीं सकते, लेकिन आपने जो पाप किया है, भगवान जी, राम आपको विदा करके आपके घर तक पहुंचा के जरूर आएंगे। जी, बिल्कुल। आपने हमारे दर्शकों को समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से अपील करूंगा, कमेंट कर दीजिए, और अब तो कहूंगा भैया आंखें खोल लो, खोल लो आंखें।
हमारे भगवान को लूटा जा रहा था। सच पूछना शुरू करो, आ जाओ सोशल मीडिया पे उतर जाओ, टैग कर करके इन लोगों से सच पूछो, इनकी आत्मा को जगाने की कोशिश करो। इनमें से एक दो की भी आत्मा जग गई ना तो सारा खेल सामने आ जाएगा, किस किस ने पैसा लूटा है। कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। जी, धन्यवाद, नमस्कार।